जी टीवी के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। तो अमित जी, सबसे पहले तो आज आपको बधाई कि चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में आपकी पब्लिक मीटिंग्स पे जो रेस्ट्रिक्शन था, बैन था, उसको हटा लिया है। तो कैसा लग रहा है आपको आज लखनऊ? नहीं, बैन जब लगा तब मेरा एक्सप्लेनेशन पहुंचा ही नहीं था। मेरा एक्सप्लेनेशन पहुंचने के बाद मैंने चुनाव आयोग को रिक्वेस्ट करा था कि ये बैन उठा लिया जाए, और मुझे आनंद है चुनाव आयोग ने मेरे रिक्वेस्ट को पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया है। तो देखिए, कितनी अजीब बात है कि एक बिजनेस फैमिली में आपका जन्म हुआ, बायोकेमिस्ट्री में आपने एजुकेशन ली, फिर बिजनेस से एकदम से राजनीति में कैसे आना हुआ? नहीं, मैं बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बाद में विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा और बाद में भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ा। बचपन से मैं जुड़ा हूँ। तो चुनाव पहला कब लड़ा? चुनाव में वैसे बाकी सब चुनाव तो बहुत पहले लड़ा था, कोऑपरेटिव्स वगैरह के, मगर पॉपुलर इलेक्शन पहला मैं 95 में लड़ा। 95 में जीते होंगे? हाँ, जीता है। तो पहली बार 95 से लगातार 5 विधायक के चुनाव में लड़ा हूँ, 500 जीता हूँ। 5 जीते। तो पहली बार मंत्री कब बने? मंत्री 2003 में। उसमें आपको 10 मंत्रालय दिए गए, ये वही साल था 2003? नहीं, 10 मंत्रालय ऐसा नहीं है, रिलेटेड मंत्रालय है, मगर पोर्टफोलियोज थे मेरे पास उस समय। तो गृह मंत्रालय भी आपके पास ही था जी उस समय। तो नरेंद्र भाई के संपर्क में कब आपका आना हुआ सबसे पहले? संघ का काम करते करते ही नरेंद्र भाई उस वक्त संघ के प्रचारक थे, तो मिलना होता था सभी कार्यकर्ताओं का, इस तरह मेरा भी होता था। आज देश में सबसे करीब आपको माना जाता है नरेंद्र मोदी के, तो इसलिए नहीं, ये ठीक नहीं है, जिज्ञासा रहती है। ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैं गुजरात से हूँ। एक परसेप्शन मीडिया ने बना दिया है। नरेंद्र भाई की जो काम करने की पद्धति है और भारतीय जनता पार्टी की जो काम करने की संस्कृति है, उसमें कोई किसके नज़दीक किसके दूर, कोई खास, इस तरह का कल्चर हमारे यहाँ नहीं है। सभी कार्यकर्ता अपनी अपनी क्षमता और जिम्मेदारी के अनुसार काम करते हैं। स्वाभाविक है, मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, नरेंद्र भाई हमारे प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी है और हम दोनों गुजरात से हैं, इसके कारण शायद ये परसेप्शन बना है। तो एकदम से गुजरात से यूपी में आप आए और आपने भाजपा को इस तरह से यहाँ पुनर्जीवित किया, जो काम यहाँ राजनाथ सिंह नहीं कर सके, मुरली मनोहर जोशी नहीं कर सके, लालजी टंडन नहीं कर सके। ऐसा नहीं है। कैसे? उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी कई बार सफल हुई है, सर्वोच्च स्थिति पर पहुंची है। यहाँ हमारी सरकार रही, 85 में से लगभग 60 सीट हम जीते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करते हैं तो कई ऐसे कार्यकर्ता मिलते हैं जो पूर्व विधायक है, 3-3, 4-4 टर्म जीते हैं, 4-4 टर्म तक MP रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं। मतलब पूर्व उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक गौरवमय इतिहास है। उत्तर प्रदेश में एक बीच का समय आ गया जिसमें जातियाँ हावी हुई, कुछ स्थानीय पार्टियाँ भी हावी हुई, इसके कारण भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सेटबैक आया था। इस बार पूरे देश में UPA की सरकार के खिलाफ एक माहौल है और लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को चुने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो नेता तय किया है आने वाले चुनाव के लिए, इसके प्रति लोगों के मन में काफ़ी श्रद्धा है, एक आशा का संचार हुआ है, लोगों को विश्वास है कि नरेंद्र भाई इस देश को ठीक कर सकते हैं, स्थितियों को संभाल सकते हैं और 21वीं शताब्दी का भारत जैसा हो सकता है ऐसा बना सकते हैं। इसके कारण उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हमने चुनाव के पहले 8-9 महीने में संगठन को ठीक करने के लिए उत्तर प्रदेश के सारे कार्यकर्ताओं के साथ रहकर मैंने भी परिश्रम किया है और एक यहाँ की टीम धीरे धीरे युवा टीम बन रही है, उसको अच्छा रिस्पॉन्ड पब्लिक से भी मिल रहा है, कार्यकर्ताओं से भी मिल रहा है। तो यहाँ जो लोकल लीडरशिप थी उसका सपोर्ट कैसे मिल रहा है आपको? थी नहीं है, आज भी है, वो काम में है, सब चुनाव में लगे हैं। माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय विनय कटियार जी, कलराज मिश्रा जी खुद ही चुनाव लड़ रहे, माननीय राजनाथ सिंह जी भी चुनाव लड़ रहे, सब लोग चुनाव के मैदान में हैं। तो कलेक्टिव लीडरशिप की तरह काम हो रहा है? जी बिल्कुल। तो क्या असेसमेंट है यूपी के बारे में अब सीट्स को लेके? मैं मानता हूँ कि सबसे अच्छे परिणाम अगर किसी एक पार्टी के लिए आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के आएंगे। हम सबसे बड़ा दल बनकर उत्तर प्रदेश में उभरेंगे और पहली बार लगभग 1 दशक के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है और जनता का रिस्पांस भी, रुझान भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति सकारात्मक है। ये जो कुछ इन दिनों कहा जा रहा है कि डिवाइड
कर रहे हैं या पोलराइजेशन हो रहा है वोट्स का? देखिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना मेरी पार्टी ने किया है कि जिसके कारण वोट पोलराइज हों। हाँ, मगर यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने शासन ही इस तरह से किया है कि पोलराइजेशन ऑलरेडी हुआ पड़ा है। दंगों का मामला हो, विकास के कार्यक्रम हो या उनका घोषणा पत्र, हर जगह पे अपीसमेंट दिखाई पड़ता है। अब जब किसी एक वर्ग विशेष का आप अपीसमेंट करते हो तो स्वाभाविक रूप से पोलराइजेशन होता है। मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहना चाहूँगा कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर हो, इससे हमारा संविधान सहमत नहीं है। बड़ी स्पष्ट अवधारणा आरक्षण की संविधान ने बनाई है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते। जब जब भी इसके लिए प्रयास हुआ, देश के न्यायालयों ने अलग अलग जगह पे अलग अलग स्तर पर इस पर रोक भी लगाई है, मामले लंबित भी हैं। फिर भी इस बार घोषणा पत्र में हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। अगर आप इस तरह के असंवैधानिक बातें वोट के लिए करेंगे तो पोलराइजेशन होगा। तो मुजफ्फरनगर का कोई इम्पैक्ट? देखिए, मुजफ्फरनगर के दंगों में भी प्रशासन की गोताही के कारण ही दंगे हुए, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। अगर जब पहली घटना हुई तब पक्षपात किए बगैर अगर पुलिस कार्यवाही हो जाती तो दंगे न होते, ऐसा मैं मानता हूँ। मेरा भी अनुभव है गृह मंत्रालय का। किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को वल्नरेबल बना देना बड़ा भयावह होता है, और वही हुआ है मुजफ्फरनगर के दंगों में। तो इसका असर क्या आपको पूरी यूपी में दिखाई देगा या खाली वेस्टर्न यूपी तक ही? नहीं, सिर्फ दंगे की बात नहीं है, प्रशासनिक स्तर पर भी मान लीजिए बच्चियां जो पढ़ती हैं उनको वजीफे देने हैं, तो वो भी माइनॉरिटी की बच्चियों को भी ही मिलता है। तो इसका रिएक्शन मानसिक तौर पर नहीं आएगा क्या? जरूर आएगा। पोलराइजेशन होता है ऐसी चीज़ों से। कई ऐसी चीज़ें मैं कहना नहीं चाहता, और उत्तर प्रदेश की जनता के मन में सवाल पड़ा है कि सरकार जो संवैधानिक रूप से बनी है, सबके वोट से बनी है, ये ऐसे कैसे कर सकती है, और इसके कारण काफ़ी सवाल सरकार के लिए खड़े हुए हैं। तो यूपी में आपका एजेंडा क्या रहेगा? सरकार अगर दिल्ली में आपकी बनती है तो यूपी के लिए क्या, डेवलपमेंट के लिए, इसके लिए क्या है एजेंडा, कोई सोच? स्टेट सब्जेक्ट और सेंट्रल सब्जेक्ट दो हमारे संविधान के अंदर कार्य योजना बनी हुई है। इसके तहत भारत में अगर हमारी सरकार बनती है, एनडीए की सरकार बनती है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, जो कुछ भी उत्तर प्रदेश के लिए संवैधानिक तौर पर कर सकेंगे वो जरूर करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि उत्तर प्रदेश अगर बीमारू स्टेट से बाहर निकल आता है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के कंट्रीब्यूशन के कारण ही इस देश का ग्रोथ रेट डबल डिजिट में 10 साल तक रह सकता है। इतना काम होना बाकी है यहाँ पर। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी बन पड़ेगा वो सब करेगी। तो सेंट्रल स्टेट का कोई टकराव आने वाले? नहीं, संविधान ने काफी स्पष्ट किया हुआ है सेंटर ने क्या करना है, स्टेट ने क्या करना है। फेडरल स्ट्रक्चर की मर्यादा राज्य और केंद्र दोनों के लिए बनाई हुई है। इस मर्यादा की परिधि में ही, इस लक्ष्मण रेखा के अंदर ही यूपी के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी कुछ किया जा सकता है, और हम जरूर करेंगे। फेडरल स्ट्रक्चर की जो बात अपन कर रहे हैं, तो उस दिन अपन ने क्यों कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो अगले दिन ही हम यूपी गवर्नमेंट को डिसमिस कर देंगे? मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ऐसा कहा कि यहाँ पर अगर जनमत सपा खो देती है तो उसको शासन करने का अधिकार नहीं है, और अपने आप विधायक ही तय करेंगे। अपने आप शब्द प्रयोग किया है, विधायक ही तय करेंगे कि अब सपा की सरकार को रहने का अधिकार है या नहीं। बीजेपी ऐसा सरकार को मैंने टॉपल कभी करने नहीं के लिए? कहा, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। और नई सरकार ऐसी कोई कोशिश? कई बार देश में ऐसा हुआ है कि जनमत खिलाफ होने के बाद चुनी हुई सरकारों ने इस्तीफे दिए हैं, मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफे दिए। हेगड़े जी हो या बाकी सब कई जगह पे डिसमिसल्स भी हुए, डिसमिसल्स भी हुए, मगर हम ऐसा कभी नहीं चाहते, ना भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम किसी सरकार को डिसमिस करेंगे। और न कोई टॉपल करने के लिए अपन कोई इस तरह से कोई एक्टिविटी नहीं करें, कोई इस तरह का नहीं। तो गुजरात में तो आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा, और आपने कहा कि लंबा इतिहास है सब घटनाओं का, कहानियों का, लेकिन आज जबकि ब्रॉडली आपके पास क्लीन चिट है, आज गुजरात में जाने पे आपके कोई बैन नहीं है, यहाँ बैन नहीं है,
तो कभी कभी आपको ऐसा लगता नहीं है कि आप विक्टिम रहे हैं किसी कॉन्स्पिरेसी के या प्रोसीडिंग्स चलिए, के? मेरे जीवन का एक पर्सनल पहलू है, मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता। जब आप पॉलिटिक्स में काम करते हो और विशेष करके स्पष्टता से करते हो और मुखर कर करते हो, तब कुछ दिक्कतें आती हैं, उसको झेलनी भी पड़ती है और मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो आपको यकीन है कि अब दिल्ली में सरकार बनने जा रही है एनडीए की जी, आपकी? मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी और मोदी जी आने वाले दिनों में भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो आपको क्या लगता है कि वो अभी तक जो प्राइम मिनिस्टर्स कंट्री में हुए हैं, चाहे अटल जी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, इंदिरा जी हैं, शास्त्री जी हैं, किसके सबसे करीब आपको दिखाई देंगे वर्किंग के हिसाब से, कुछ ऐसा? देखिए, हर व्यक्ति का अलग अलग व्यक्तित्व होता है, हर व्यक्ति की अलग अलग कार्य पद्धति होती है और दूसरा, चुनौतियां भी देश के सामने हर समय पर अलग अलग होती हैं। प्रधानमंत्री जब काम करते हैं तो ज़्यादातर समय तो देश के सामने जो चुनौतियां हैं उसको एड्रेस करने के लिए करते हैं। तो मैं मानता हूं कि मोदी जी के सामने जो चुनौतियां हैं वो शायद ही किसी प्रधानमंत्री के बनने से पहले किसी के लिए तैयार पड़ी होगी। इतनी चुनौतियां यूपीए 1, यूपीए 2 ने बनाकर रखी हुई है। देश का औद्योगिक विकास ठप पड़ा है, देश के रुपये की साख विश्व में धरातल पर पहुंची हुई है, महिलाओं की सुरक्षा देश में कहीं पर नहीं है, सीमाओं की सुरक्षा में पड़ोसी हमारी सीमाओं का सम्मान नहीं करते हैं, विदेश नीति खस्ता हाल पड़ी है, भ्रष्टाचार की बात करें तो इतनी भ्रष्ट सरकार शायद ही संविधान बनने के बाद कभी आई होगी। जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन के कन्फर्टेशन के भी मामले सामने आए हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत है और सरकार बनते ही इन सबको एड्रेस करना पड़ेगा। ये भी जो महिलाओं की सुरक्षा की बात आपने की, तो कांग्रेस ही कहती है कि भाई आप एक तरफ सुरक्षा की बात कहते हैं, एक तरफ आप ये जासूसी जैसी इस तरह की बात करते हैं, तो कैसा लगता है? देखिए, आप जिस मामले की जिक्र कर रहे हैं, मीडिया उसको स्नूपगेट कहता है, उसकी जांच के लिए गुजरात सरकार ने एक आयोग बनाया है। हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज साहिबा इस आयोग की अध्यक्षता करती हैं और मैं मानता हूं कि जब तक आयोग ये तय न कर ले कि उस महिला को सुरक्षा दी गई थी या उसका सर्वेलेंस किया गया था, तब तक हमने संयम बरतना चाहिए। और मीडिया से भी मेरी प्रार्थना है कि एक बार, क्योंकि पहले कहते थे जांच कराइए जांच कराइए, अब जांच को रख दिया गुजरात सरकार ने, तो जांच का रिपोर्ट आने तक सबने संयम बरतना चाहिए। एक बार अगर उसमें तय होता है कि ये सर्वेलेंस नहीं था, सुरक्षा थी, तो उसके डायमेंशन बहुत अलग है। अगर तय होता है सर्वेलेंस था तो उसके डायमेंशन अलग है। तो जब तक जांच आयोग अपनी रिपोर्ट न दे तब तक सबने संयम बरतना चाहिए। तो कमिंग बैक टू नरेंद्र मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो आपको क्या लगता है उनका गवर्नेंस मॉडल किस तरह का होगा? कौन से सेक्टर को वो गुजरात के अनुभव को आप ध्यान रखते प्राथमिकता देंगे? क्या देखिए, ये बहुत बड़ा देश है, अलग अलग समस्याओं से घिरा हुआ देश है, जटिल समस्याओं से घिरा हुआ देश है और इतने सारे प्रांत हैं इस देश में कि कोई एक मॉडल कभी काम नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर जब सरकार बनेगी तब सरकार के सामने जो चुनौतियाँ होगी इसके आधार पर ही रणनीति तय हो सकती है, पहले से कोई रणनीति नहीं बन सकती। क्या लगता है एग्रीकल्चर को प्राथमिकता मिलेगी? जैसे आजकल विज्ञापन आपका आता है, निश्चित एग्रीकल्चर को प्राथमिकता मिलेगी। हमारे घोषणा पत्र में हमने एग्रीकल्चर पर खासा वजन भी दिया है और गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में भी, जहाँ जहाँ एनडीए की सरकार रही है, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को काफ़ी प्रमोट किया है और परिणाम भी मिले हैं। मैं मानता हूँ कि जब तक एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रेट में सम्मानित स्थान न हो, देश के लिए रोजगारी की समस्या कभी हल नहीं हो सकती। इंडस्ट्री को प्रमोट कर, स्वाभाविक रूप से एक बैलेंस ग्रोथ की बात होगी तीनों सेक्टरों में। ये पिछले कुछ समय में गुजरात भी गया तो एक प्रचार इस तरह का हुआ कि भाई इंडस्ट्री वाज गिवन ए प्रायोरिटी ओवर एग्रीकल्चर, ऐसा लगा आपको? नहीं, ऐसा नहीं गुजरात में है, रहते हुए? ऐसा नहीं है। देखिए, गुजरात एकमात्र राज्य ऐसा है जिसका एग्रीकल्चर ग्रोथ ऑलवेज देश के एग्रीकल्चर ग्रोथ से मिनिमम 4 टाइम रहा और कंटिन्यूसली 10 साल तक। उसमें सातत्य भी है और उसमें वृद्धि भी है। अगर ऐसा होता तो ये ना होता। आज गुजरात का किसान खुश है, इसकी माली हालत सुधरी है, उसको मॉडर्न से मॉडर्न
एग्रीकल्चर शोध संस्थानों का फायदा मिला है। कृषि घर तक, खेत तक जाते हैं, उसकी सेवा के लिए उपलब्ध होते हैं। और गुजरात सरकार भी जो एक्सटेंशन के एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए, एग्रीकल्चर प्रमोशन के लिए जितनी भी योजना है वो गांव में जाकर एक कृषि महोत्सव के दौरान उनको देती है। किसान को कहीं तहसील सेंटर पर या जिले सेंटर पर आना जाना पड़ता है या फॉर्म भरने पड़ते हैं, इस तरह की योजना हमारे यहाँ नहीं है। पूरे अधिकारी गांव में जाते हैं और जिनको लाभान्वित करना है इनके लाभ उनके गांव में जाकर सबकी उपस्थिति में ही मिल जाते हैं। मैं मानता हूं इतनी ट्रांसपेरेंसी से एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का और एग्रीकल्चर प्रमोशन का काम कहीं नहीं हुआ। तो फिर ये जो प्रचार है कि सरकार किसानों के बजाय उद्योगपतियों के ज़्यादा निकट है, सही नहीं है। देखिए, इस प्रचार को कौन रोक सकता है? डेमोक्रेसी है, सबको बोलने की संविधान ने इजाज़त दी हुई है, मगर कॉन्क्रीट चीज़ों के आधार पर मैं मानता हूँ सरकार के काम का इवैल्यूएशन होना चाहिए और मीडिया ने भी कॉन्क्रीट चीज़ों के आधार पर मत बनाना चाहिए। आपने कई सालों तक नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में उनके साथ काम किया है, उनके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को जानते हैं, तो क्या लगता है कि सरकार में अगर वो आते हैं तो क्या पॉलिटिकल वेंडेटा होगा दिल्ली में? जी, जरा भी नहीं हुआ, कभी नहीं होगा। देखिए, मुझ पर गलत मुकदमे डाल दिए, मुझको जेल में भी डाल दिया, बाद में तय भी हुआ कि देयर इज नो प्राइमा फेसी केस अगेंस्ट मी। हाईकोर्ट ने अपने मेरे बेल के जजमेंट में कहा और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको उस पर मोहर लगाई। ठीक है, आज भी उसके बाद गुजरात में एक भी कार्यकर्ता कांग्रेस का जेल में नहीं गया है। अगर पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस के आधार पर करना होता तो पूरा मौका था, हमारे पास सरकार तो है भैया, दो हम भी धर लेते और बैलेंस करके सौदा करते। मेरे पर पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस से काम करने के बाद भी गुजरात सरकार ने नहीं किया। ये एक हवा फैलाई जा रही है कांग्रेस के लोगों के द्वारा। उनके मन में एक भय है कि जिस तरह से शासन उन्होंने चलाया है कानूनी गाज गिरने वाली है। अब उसको तो मैं नहीं बदल सकता, मगर जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र भाई का सवाल है, पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस के आधार पर काम करना भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है और कांग्रेस की संस्कृति ये इमरजेंसी से लेकर आज तक रही है। जब तक आंध्र प्रदेश के आपके वाईएसआर उनके साथ रहते अच्छे हैं, नहीं रहते तो बुरे हो जाते हैं। मायावती उनके साथ रहती है, मायावती जी तो अच्छी है, नहीं रहती है तो बुरी हो जाती हैं। नेताजी उनका समर्थन करते हैं तो अच्छे हैं, नहीं करते हैं तो बुरे हो जाते हैं। मैं ढेर सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं, अमित शाह छोड़िए आप, ढेर सारे एग्जाम्पल जिसमें सीबीआई ने एक ही मामले में 5-5 बार शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट के सामने बदलाए। मगर जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम ऐसा निश्चित नहीं करेंगे। पिछली बार एक पब्लिक मीटिंग में मैंने सुना नरेंद्र भाई ने कहा कि ये जानते हैं कि सत्ता में सरकार आएगी तो इनकी जगह कहाँ होगी, तो लोगों ने सोचा कि शायद जेल जाने का रास्ता उनको दिखा रहे हैं। नहीं, ये नरेंद्र भाई ने इस रेफरेंस में नहीं कहा, ऑपोजिशन की जगह की तरफ है। अच्छा, उस तरह से बात में बैठेंगे। एक और चीज़ बताइए, आपने काफ़ी करीब से देखा उन्हें, ये कुछ एक सेक्शन ऑफ बीजेपी और जनरली कहा जाता है कि नरेंद्र भाई का स्टाइल एक डिक्टेटर जैसा है। आपको लगा कभी ऐसा गुजरात में काम करते हैं? जरा भी ऐसा नहीं है। मैंने खासे अच्छे पोर्टफोलियो हैंडल किए हैं, मुझे पब्लिक लाइफ का एक्सपीरियंस भी है। मैं मानता हूं कि मेरे डिपार्टमेंट्स में कभी भी चीफ मिनिस्टर का कोई इंटरफियरेंस नहीं रहा। इवन पॉलिसी मैटर में भी, पॉलिसी मैटर में मंत्री गुजरात में प्रेजेंटेशन बनाकर उनको दिखाने जाते हैं, तब जाकर वो देखते हैं और अपने सुझाव देते हैं। ऐसा कुछ आने वाला ऐसा कोई सवाल ही नहीं है। ऐसा डेमोक्रेटिक जो है जिस तरह देखिए, फॉर्मली काम करने को अगर आप कोई डिक्टेटरशिप कहता है तो मैं मानता हूं कि जो देश का मुखिया है उसने फॉर्मली काम करना चाहिए और पॉलिटिकल विल के साथ काम करना चाहिए, तभी समस्याओं का निराकरण होगा। दो अलग पहलू है, दो अलग चीजें हैं, फर्मनेस एंड डिक्टेटरशिप, और दोनों के बीच की भेद रेखा अगर हम नहीं समझेंगे तो हम मोदी जी के साथ अन्याय करेंगे। मीडिया मेरे कुछ साथी सोचते हैं ऐसा दिल्ली में, शायद डरे हुए हैं कि भाई आने वाले दिनों में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर्टेल हो जाएगी उनके आने से। क्या हुआ गुजरात में? हम 12 साल से हैं। मीडिया ने आज़ाद हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा गालियां किसी एक व्यक्ति के लिए दिखाई हैं, लोगों ने दी हुई मुखर कर, तो वो नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इज अ विक्टिम ऑफ डेमोक्रेटिक लिबर्टी।
तो क्या वहाँ हुआ कभी- किसको? 2002 से लेके आज तक मीडिया ने काफी कुछ कहा है मोदी जी के लिए, जिसने कहा है उसको दिखाया है। क्या हो गया? कुछ नहीं होता। हम डेमोक्रेटिक चीजों में भरोसा करते हैं और दिल से भरोसा करते हैं। हमारा मानना है कि ठीक है, निंदा होती है तो होए और जनता के सामने जाए, बाद में जनता तय करे कि सच क्या है, और जनता ने किया भी है। मीडिया ने इतने हमले करने के बाद भी गुजरात में 4-4 बार हम चुनाव जीते, 2/3 बहुमत से जीते। जनता अपने फैसले लेती है खुद। काफी मैच्योर हो चुकी है हमारी डेमोक्रेसी। गुजरात में कभी वेंडेटा मीडिया पे कोई ऐसा इस तरह का एक भी घटना आप बता दीजिए। आप भी मीडिया में इतने साल से काम कर, कभी नहीं हुआ। आपके भी ईटीवी के भी स्ट्रिंगर रहते हैं, जर्नलिस्ट रहते हैं, काफ़ी बड़ी टीम है आपकी, कभी ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कभी रोकने का भी प्रयास नहीं किया हमने। तो एक चीज़ बताइए कि अब ये ऐसा लग रहा है यूपी में घूमने से कि आरएसएस पहली बार खुल के बीजेपी के साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। तो बीजेपी के लिए अच्छी बात है, मैं तो स्वागत करता हूं। और जितने भी राष्ट्रप्रेमी संगठन हैं उनका आह्वान करता हूं कि देश में परिवर्तन के लिए ये लोकतंत्र का एक महायज्ञ चल रहा है, इसमें सब अपनी अपनी आहुति दें। तो इसका कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा आपके हिसाब से आरएसएस के सपोर्ट का? देखिए, ऐसे पिसमिल कभी चुनाव नतीजों का असेसमेंट नहीं हो सकता, मगर मैं मानता हूं कि राष्ट्रवादी शक्तियां जितनी भी है उन सब ने इस बार भारतीय जनता पार्टी और मोदी का समर्थन करना चाहिए और देश में परिवर्तन के लिए मदद करनी चाहिए। और मैं इन सभी राष्ट्रवादी शक्तियों का आमंत्रण भी आपकी चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ। फिर अब ये राम मंदिर का मुद्दा है अपने पास प्रायोरिटी में या नहीं इस बार यूपी में? नहीं, हमने हमारे घोषणा पत्र में रखा है। पर प्रायोरिटी में है इस समय या थोड़ा डाइल्यूटेड है? देखिए, ऐसा इस चुनाव को हम पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस के आधार पर लड़ना चाहते हैं। वाह। हमारी एनडीए सरकार का परफॉर्मेंस, हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स का परफॉर्मेंस और यूपीए का परफॉर्मेंस, जनता के सामने दो चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं। एनडीए का परफॉर्मेंस और भाजपा शासित राज्यों का परफॉर्मेंस, और यूपीए का परफॉर्मेंस और यूपीए शासित राज्यों का परफॉर्मेंस। हम चाहते हैं कि जनता तय करे इस देश को वेलफेयर स्टेट कौन बना सकता है, कल्याण राज्य कौन बना सकता है। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए बना सकता है, भाजपा बना सकती है, या राहुल जी के नेतृत्व में यूपीए बना सकता है। एक नई बात नयन भाई ने भी कुछ दिनों कही कि 2014 के जो चुनाव हैं, जो परिणाम आएंगे, इट विल बी वर्डिक्ट ऑन 2002। आप भी ऐसा महसूस करते हैं मोर और लेस? देखिए, मुझे लगता है बहुमत के आंकड़े के रेफरेंस में कहा है उन्होंने। आंकड़े के रेफरेंस में कहा है, कोई डायरेक्ट उसका ऐसा इम्पैक्ट आपको उस तरह से नहीं लगता। एक गुजरात की जब बात करते हैं, आपकी बात करते हैं, तो अडवाणी जी का जिक्र भी आता है। उनका जो पहला चुनाव हुआ था गांधीनगर में, आप बहुत करीब से एसोसिएटेड थे और सारा कैंपेन आप करते थे। नहीं, मैंने 3 बार अडवाणी जी का चुनाव संभाला है। अडवाणी जी और नयन भाई के जो रिलेशनशिप है, उसमें लेके पिछले दिनों जो देखने को मिला, तो देखिए, नरेंद्र भाई स्वयं अडवाणी जी का पर्चा दायर करने के लिए गए थे। गए थे साथ, कार्यकर्ता सम्मेलन में भी गए। अडवाणी जी का प्रचार उसके पहले जब शुरू हुआ तो शुरुआत कराने मैं गया था। मैं वहाँ से विधायक हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से हुआ, और हम सब इस बात की चिंता कर रहे हैं कि अडवाणी जी बड़े मार्जिन से, गौरवमय मार्जिन से गांधीनगर सीट से जीते और जीतेंगे। एक उमा भारती के बारे में कल कुछ कांग्रेस ने टेप निकाला, आपने देखा होगा क्या? देखिए, उमा जी जब भारतीय जनता पार्टी में नहीं थी तब का ये टैप है। मैं मानता हूँ सार्वजनिक जीवन में अगर शरद पवार जब पार्टी छोड़कर क्या गए तब सोनिया जी के लिए क्या बोले हम दिखाए क्या? ये सार्वजनिक जीवन के नॉर्म से नीचे है। कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं रहे, कांग्रेस बौखलाहट में है, हौसला खो बैठी है इस तरह से। इसलिए सार्वजनिक जीवन के जो नॉर्म्स है इससे नीचे जाकर प्रचार करती है। और अब एक आखिरी सवाल ये पूछ रहे हैं कि अगर आपकी सरकार बनती है दिल्ली में, नयन भाई प्रधानमंत्री बनते हैं, तो क्या आप उनके साथ रहेंगे या गुजरात में जाके मुख्यमंत्री कुर्सी संभालेंगे? देखिए, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। मेरा ये काम भी मेरी पार्टी ने तय किया है, आगे क्या करना वो भी मेरी पार्टी तय करेगी। मगर मैं मानता हूँ कि मेरी प्राथमिकता, पार्टी ने जो मुझे दायित्व दिया है इस 80 सीटों का, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट कमल के निशान पर प्रत्याशी जीत कर आए और नरेंद्र भाई की भाजपा की सरकार बनाने के लिए एक ठोस नींव उत्तर प्रदेश से हम दे, ये मेरा प्रयत्न है। चलिए अमित जी, थैंक यू सो मच, आपने हमारे सवालों के जवाब दिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।